बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया, बल्कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं लाइट के रेफरेंस से। बेसिकली जो रिपल टाइम का टॉपिक था वहाँ पे हम लोगों ने वेव की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ा था। तो इससे पहले हम रिपल टाइम को पढ़ते मैंने इसी चैप्टर का यही टॉपिक कवर कर दिया, तो आप लोग वहाँ पे लेक्चर से देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके लॉस के आगे से हम लोग को आगे बढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स है। अच्छा, बल्कि ये टॉपिक भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से। ठीक है, यानी कि जो सादा शीशा होता है। ठीक है, प्लेन मिरर ये बुक का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो स्फेरिकल मिरर है उसको पढ़ना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक सादा शीशा किस काम के लिए इस्तेमाल में होता है? तो ये कहाँ पर होता है? आमतौर पे हर घर के अंदर ड्रेसिंग टेबल में या वॉशरूम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे शीशा लगा होता है। तो ये किस काम के लिए आता है? हम अपनी इमेज को शीशे में देखते हैं, यानी कि फर्स्ट अगर मैं कहीं भी लेट सपोज से कि मैं एक स्क्वायर शेप में एक सादा सा शीशा लेता हूँ। तो शीशा क्या होता है? शीशे की सामने की सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और बैक साइड में रेड कलर से या किसी भी कलर से पेंट किया हुआ होता है, यानी कि वो कोटिंग की हुई होती है। ठीक है, अगर वो कोटिंग नहीं होगी तो वो कभी भी इमेज को शो नहीं करेगा, बल्कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा बन जाएगा, जैसे कि खिड़की वगैरह के जो शीशे होते हैं तो वो उस तरह बन जाएगा। तो वहां पे हम अपना इमेज नहीं देख पाते, वहां पे बैक साइड कोटेड नहीं होती है। तो आमतौर पे कोई भी शीशा है जो कि घर के अंदर लगा हुआ था, भले वो ड्रेसिंग टेबल का हो, वॉशरूम का हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी इमेज को शीशे में देखते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और सामने मेरे शीशा है, तो मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली इमेज कहाँ बनता है? अगर फर्ज करें कि मैं शीशे से 3 मीटर के फासले पर खड़ा हूँ, तो इमेज जो है ना 3 मीटर के फासले पे इसके पीछे बनेगा, यानी कि इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। जो हमें यहाँ पे नजर तो आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली जो एग्जैक्ट लोकेशन किधर है? बिहाइंड द मिरर। जितने फासले पर हम होंगे उतने ही फासले पे मिरर के पीछे एग्जैक्टली इमेज बनेगी। तो इसके लिए यानी बहुत ही अच्छी एनिमेशन जो है ना वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। तो आप बाकायदा आप वीडियो की फॉर्म में यू कैन सी कि किस तरीके से शीशा जो है ना वो इमेज बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा ऑब्जेक्ट था इमेज में, ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही दिखता है, यानी इसे बोलते हैं कि अपराइट है, तो इसकी इमेज क्या बनती है? अपराइट बनती है। और कभी भी किसी भी मिरर की बैक साइड पे अगर इमेज बने, यानी कि बिहाइंड द मिरर बने, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल मिरर, सॉरी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये बात जहन में रहे कि जो हमारे पास प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और हमें शीशे में वैसे ही दिख रहा है, इसे बोलेंगे वर्चुअल या फिर इरेक्ट। इरेक्ट को हम अपराइट भी कहते हैं, इरेक्ट या फिर अपराइट। देखिए, फर्ज करें कि मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने आप को शीशे में उल्टा देख रहा हूँ, यानी कि मेरा सर नीचे है, टांगे ऊपर है, इसे बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। तो शीशा ऐसी इमेज नहीं बनाता। तो कोई भी हमारे पास अगर प्लेन मिरर है तो वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? अपराइट, यानी कि इरेक्ट और वर्चुअल। अगर इमेज मिरर की बैक साइड में बनेगी तो वो कहलाएगी वर्चुअल इमेज, और अगर जैसा ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल वैसी इमेज बनेगी तो वो कहलाएगी इरेक्ट इमेज, यानी कि अपराइट इमेज। तो हमारे पास जो एक प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, इसकी एनिमेशन इंशाल्लाह मैं लोड करूंगा तो उसको देख के आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो स्फेरिकल का वर्ड निकला है स्फेयर से। स्फेयर क्या होता है? ठीक है, कोई भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट, जैसे फुटबॉल है, गोल है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी राउंड शेप ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई सा भी एक पार्ट जो है ना वो हमारे पास स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। एक तो हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, वो कैसा होता है? वो इनवर्ट होता है, इस तरीके से। सही है, अब यानी कि ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसको बैक साइड से हम लोगों ने पॉलिश किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने पेंट वगैरह या पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब ये इमेज जो बनाएगा वो प्लेन मिरर से मुख्तलिफ होगी। तो ये कहलाता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये इट इज इनवर्ट, तो लाइक अ केव, जिस तरह गार होता है ना, ये इनवर्ट है, जैसे कि चम्मच वगैरह होता है, तो यानी कि इनवर्ट शेप में है। ठीक है, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि जो इसकी ये वाली सरफेस थी ये रिफ्लेक्ट करे और इस सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है।
कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे जाके पढ़ेंगे। और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिक टू टाइप्स ऑफ मिरर हो गई, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट है। कैसे स्फीयर का पार्ट है वो जरा हम देख लेते हैं। अब मैं काम करता हूँ, नई फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। अब नई फाइल में मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब मैं कोई सर्किल शेप ले लेता हूँ। सर्किल तो नहीं है, सर्किल जैसा समझ लो, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। सर्किल, ठीक है। अब फर्ज करिए कोई भी स्फीयर है, ठीक है। हमारे पास ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर का एक पार्ट कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसका मैंने इतना सा पार्ट ले लिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मेरे पास कोई भी कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये रेड शेप भी मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ना है कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स से ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब मैं अगर ये ब्लू शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, जिसे बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको हम लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ना है कॉनकेव मिरर को। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं और करता हूँ हाईलाइट, ठीक है। ये पार्ट, ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, इस तरह से, ठीक है। तो हर कॉनकेव मिरर किसी भी स्फीयर का एक पार्ट होगा, और उस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं आप लोग को वो सारी टर्म बता रहा हूँ जो आप लोगों ने सीखनी है किसी भी मिरर के अंदर, ठीक है। तो अब ये मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ सेंटर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का सेंटर है वो पॉइंट कहलाएगा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है। और मिरर जो ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो इस मिरर का सेंटर होगा वो कहलाएगा पोल। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिरर था, तो इस मिरर का सेंटर क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इनको ज्वाइन करके मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास इस लाइन का नाम क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी बेसिक टर्म बता रहा हूँ जो कि इस्तेमाल होती है कॉन्केव मिरर के अंदर, ठीक है। हमारे पास क्या है कि किसी भी स्फीयर का एक पार्ट कहलाता है मिरर, और अगर वो इस शेप में है, यानी कि वो इनवर्ट शेप में है, तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमारे पास कॉनकेव मिरर था उसका सेंटर कहलाएगा पोल। पोल और पॉइंट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको ज्वाइन करके मैं एक्सटेंड करूंगा बोथ साइड, तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा काम किससे, मिरर से है, ठीक है, और उसके अलावा स्फीयर से नहीं है। तो इसको हम एक काम करते हैं, रब कर देते हैं। ये रब कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट सी भी हमारा रब हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अब मिरर के अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर होगी, तो वो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो आमतौर पर अगर प्लेन मिरर था तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो अब कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है तो ये मेरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो हमारी सरफेस थी, सरफेस के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, नॉर्मल लाइन। इसको क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि मैं एंगल मेजर कर सकूँ इंसिडेंस का और रिफ्लेक्शन का।
तो कोई भी रे स्ट्राइक करेगी तो वो किस एंगल से स्ट्राइक कर रही है, तो वो एंगल निकालेंगे नॉर्मल के रेफरेंस से। तो ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद जो रे थी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और हमेशा उसी एंगल से करेगी जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी। तो ये मेरा बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहलाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल कैसे मेजर करेंगे? नॉर्मल लाइन के रेफरेंस से। नॉर्मल लाइन क्या होती है? जिस सरफेस को रे स्ट्राइक कर रही है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल लाइन। तो यहाँ पे सरफेस स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे सरफेस क्या है? कर्व सरफेस है। ठीक है। फर्ज करें कोई भी लाइट लाइट की रे बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है। हम एक रे ले लेते हैं। ये रे जो है बिल्कुल कैसी है? पैरेलल है। अच्छा। अब जब ये रे मिरर को स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो ये सरफेस जो हमारे पास है ना, तो ये सरफेस कर्व सरफेस है। तो हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? जिस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया था यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट। ठीक है। अब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन को। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बाद में लाइट के लिए रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइट के लिए रिफ्लेक्ट होगी। एक और ही ले लेते हैं। अच्छा, वैसे लाइट की रे यहाँ से पास होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली। तो असल में ये टेंजेंट थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर हम एग्जैक्टली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है ये भी फॉलो करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो सरफेस के अगेंस्ट नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा टेंजेंट। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नॉर्मल। अगर लाइट की रे यूं आ रही है तो टकरा के इसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई भी लाइट की रे जो है ना वो एक्सेस के पैरेलल आ रही है, तो टकराने के बाद किसी भी एक पॉइंट से पास कर जाएगी। ठीक है, और वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अगर हम और लाइट की रे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर मैं कोई भी लाइट की रे लूंगा एक्सेस के पैरेलल, ठीक है, तो तमाम रे मिरर को टकराने के बाद एक ही पॉइंट से पास करेगी। अब ये रे जो है टकराने के बाद इसी पॉइंट से पास करेगी। अब अगर मैं एक और रे लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने एक और रे ले ली, यहाँ से ले ली ये रे। ठीक है। अब ये रे भी जो है ना किसके पैरेलल है? एक्सेस के पैरेलल है। तो टकराने के बाद ये रे जो है ना इधर ही इसी पॉइंट से पास करेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई भी कॉनकेव मिरर है और वो तमाम लाइट की रेज जो कि एक्सिस के पैरेलल हैं, तो वो तमाम रेज जो है ना वो मिरर से टकराने के बाद एक ही पॉइंट से पास करेंगी, और वो फिक्स पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये जो हमारे पास मिरर है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये लाइट की तमाम रेज को कन्वर्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। तो ये फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है? फोकस पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, एक कॉमन सी बात है वो ये है कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का फासला। चलो ऐसे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है।
और जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से लेके मिरर के पोल तक का फासला यानी कि मिरर तक का फासला, ये कहलाता है फोकल लेंथ। तो ये जो फासला है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ये फासला हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है ना वो हमेशा किसी भी मिरर के रेडियस का हाफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के जो फासला था, तो एग्जैक्टली उतना ही फासला और लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटर से लेके पोल तक का फासला रेडियस है, और रेडियस का हाफ जो होती है वो होती फोकल लेंथ। और अक्सर जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f भी शो करते हैं। बहुत सारी बुक में यहाँ पे इसी की जगह 2f भी लिखा होता है। जब लेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को 2f भी कहते हैं, जो कि बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेरे पास अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो मिरर था उसका कोई ना कोई पोल होगा, वो मिरर का सेंटर पॉइंट होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई भी लाइट की रे है जो कि एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल रेस, ठीक है, तो वो रेस मिरर को स्ट्राइक करने के बाद तमाम रेस एक ही पॉइंट से पास करेंगी। तो बेसिकली हमारे पास जो ये कॉन्केव मिरर था, ये लाइट की तमाम रेस को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। और वो फिक्स पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। फोकस से लेके मिरर तक का फासला कहलाएगा फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का फासला कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमेशा रेडियस जो होगा वो फोकल लेंथ का डबल होगा, या फिर फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होगी। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या ड्रॉ हुआ है, कॉनकेव मिरर। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी हो कॉनकेव मिरर के जरिए, तो उसे हम कैसे देखेंगे? तो फर्ज करें कि मेरे पास ऑब्जेक्ट कहीं भी है, अब ऑब्जेक्ट की लोकेशन मैटर करती है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर पुट कर रहा हूँ। यानी कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो फोकस पर है, फोकस के आगे है, पोल और फोकस के बीच में है, एफ और सी के बीच में है, सी पर है या सी के पीछे है, या फिर सी के बहुत ज्यादा पीछे है। तो मुख्तलिफ लोकेशन के अंदर मुझे इमेज मुख्तलिफ शेप की मिलेगी। फर्ज करें कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो किधर है, वो सी के पीछे है, तो यहाँ मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अब रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो जरा हम सीखते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि नई डायग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, फाइल, अच्छा पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी क्या बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा कॉनकेव मिरर को। ठीक है, तो मैं ये सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कॉनकेव मिरर। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एक काम करते हैं। ये मिरर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे हाइट हम सेम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब बाकी सारे जो है ना पॉइंट्स को हम रिमूव कर देते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म। अब रिमूव करना है तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका हम हाफ ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का फासला बन जाएगा रेडियस, उसका हाफ ले लेंगे तो वो बन जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अब मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करनी है तो मैं इमेज को कैसे ड्रॉ करूंगा, तो व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा, मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूंगा, या तो एफ और सी के बीच में, या फिर सी पे या सी के पीछे। फर्स्ट करें कि मैं एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ।
तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि स्ट्राइक करेगी मिरर को, और वो लाइन मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी। ये लाइन कहाँ से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की टिप थी, वहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, वो लाइन जो है ना वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगी? पोल पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन जो है ना वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो वैसे हर रे ने फॉलो करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो अंदाजन जितना ये एंगल था, उसी एंगल से ये लाइन क्या करेगी? रिफ्लेक्ट, बिकॉज ये पोल वो पॉइंट था जहां पर जो टेंजेंट था वो एग्जैक्टली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करूंगा टेंजेंट को, तो वो एग्जैक्टली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो एक्सिस है वो क्या बन जाएगी? नॉर्मल लाइन। तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही यहाँ से एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो अंदाजन तकरीबन सेम एंगल से मैं ड्रॉ करूंगा किसको? रिफ्लेक्टेड रे को। उसके बाद ये दोनों रे जहां पर मीट करेगी, ठीक है, वहां बन जाएगी मेरी इमेज। अब फर्ज करें कि दोनों रे इस पॉइंट को मीट कर रही है, तो यहाँ पे क्या बन गई? मेरी इमेज बन गई। अच्छा, अब इमेज कैसी बनेगी उसको जरा देख लेते हैं। इमेज यहाँ बन गई। अच्छा, ऑब्जेक्ट मेरा कैसे था? मेरा ऑब्जेक्ट कैसा था? अपराइट, यानी कि यूं इस तरह, मतलब है कि मैंने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा था। अब मिरर के सामने ही इमेज बनी। अब इमेज कैसी बनी? उल्टी बनी। ठीक है। और इसका साइज जो था वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में थोड़ा बड़ा बना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमेज बनी, रियल बनी। अगर इमेज मिरर के पीछे बनेगी तो वो कहलाएगी वर्चुअल इमेज, और अगर इमेज मिरर के सामने बनेगी तो वो कहलाएगी रियल इमेज। ठीक है। अच्छा, अगर इमेज उल्टी बनी इसे बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया इसे बोलेंगे इमेज ऐसी मैग्नीफाइड थी, और अगर कम हो जाए इसे बोलेंगे डायमिनिश, यानी कि साइज थोड़ा कम था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, सॉरी, जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा, तो मुझे कैसी इमेज मिली? मुझे जो इमेज मिली वो कैसी थी? रियल थी और इन्वर्टेड थी। रियल क्यों है? अगर किसी भी मिरर के सामने मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, और इमेज ही मिरर के सामने ही बने, तो वो कहलाएगी रियल इमेज। ठीक है। और ये उल्टी बनी तो इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है। नंबर टू, इमेज का साइज कैसा है? मैग्नीफाइड है, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ज्यादा बड़ी है। ठीक है। और इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी रे डायग्राम है। ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखूँ तो इमेज कहाँ बनेगी? इसकी बहुत सारी डायग्राम बनेगी। हमने हर केस को ड्रॉ करना होगा और बताना होगा कि इमेज कैसी बनी, ठीक है, कहाँ बनी, और वो मैग्नीफाइड थी या डायमेंशन सेम साइज की थी। ठीक है। तो फर्स्ट करिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सी पर रखता हूँ, ठीक है, जब मैं ड्रॉ करूंगा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्टली सी पर है, ठीक है, और इसको अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूंगा, तो जो मेरे पास इमेज है वो भी एग्जैक्टली सी पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, यानी कि एग्जैक्ट सेम साइज की और एग्जैक्टली सी पर बनेगी। ठीक है। अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना बियॉन्ड सी है, कहाँ पर है? बियॉन्ड सी है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इमेज कहाँ बनेगी? एफ और सी के पीछे बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी। ठीक है। तो ये बियॉन्ड सी हो गया, सी हो गया, और ये पहला केस जो था वो सी और एफ के बीच में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पर है, ठीक है, तो इमेज जो है ना वो क्या बनेगी? बहुत बड़े साइज की बनेगी, वो तकरीबन इनफाइनाइट होगी। असल में क्या होगा, जब मैं एफ पे रखूंगा ना, तो ये दो लाइनें ना वो दोनों कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ठीक है। तो वो कहीं मीट ही नहीं करेंगी। इसका मतलब है कि इमेज बहुत बड़ी बनेगी। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखूंगा तो ये वाहिद केस है जहां पर हमारे पास जो कॉनकेव मिरर था, वो इमेज जो है ना वो मिरर के पीछे बनाएगा और वो बनेगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। बाकी तमाम केस के अंदर इमेज जो होगी वो कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। अब एक सवाल जहन में आता है कि यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सामने अगर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उल्टा नजर आएगा। क्या वाकई में उल्टा नजर आता है? यानी कि अगर हम किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हुए हैं, और अगर हमारी लोकेशन जो है ना वो एफ और सी के बीच में है, या फिर सी पर है या बियॉन्ड सी, तो हमें अपनी इमेज उल्टी नजर आएगी।
तो क्या वाकई में ऐसा होता है? तो इसके लिहाज से एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन है जहाँ पे हम लोगों ने इमेज के बारे में डिस्क्राइब किया है, यानी कि बाकायदा शो करके दिखाया है कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है तो इमेज कैसे बन रही है। तो वो वाली वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको देखें ताकि आप लोग का विजन बने कि एग्जैक्टली इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, आप लोग को बाकायदा नजर आए। अब अगले लेक्चर के अंदर हम प्रॉपरली डायग्राम को ड्रॉ करेंगे सारे केस को लेके मेजरमेंट के साथ, तो वो आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।